गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं और ये सेकंड वीडियो है नेम रिएक्शंस का। तो आज के टॉपिक में फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन। देखिए कार्बिल अमीन रिएक्शंस में क्या होता है, जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अत्यंत तीक्ष्ण गंध युक्त आइसोसाइनाइड, जिसको आइसोसाइनाइड को और क्या नाम दिया जाता है, कार्बिल अमीन, प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया आपकी इसीलिए कहलाती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन का ये है कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राथमिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, प्राथमिक अमीन ही ये अभिक्रियाएं देते हैं। अब रिएक्शंस को ऐसे देखिए, ऐसे समझ लेते हैं। अभी हमने क्या लिखा कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक का मतलब जिसमें कार्बन की चेन होती है और एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन की रिंग मौजूद हो। जनरली दोज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी प्राथमिक अमीन है, जब उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और अल्कोहलीय KOH यानी पोटेशियम अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं जिनकी एक तीक्ष्ण गंध होती है। तो रिएक्शन से आप इसको देख लीजिए। एथिल अमीन हमने यहाँ पे लिया है। एक प्राथमिक हमारा जो अमीन है वो है एथिल अमीन CH3CH2NH2 प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और KOH यानी अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ALC लिखा है यानी अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनको हीट करेंगे तो रिएक्शन किस मोड में होगी, आप यहाँ देखिए कि यहाँ से बाकी सब कुछ सेम है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन आ गया। ठीक है, तो हमें जो मिला वो क्या था, CH3 CH2 N यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और ये दिखा रखा है C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है और उनमें से भी ये जो आपके हैं ये आपके डबल बॉन्ड हैं और ये जो आपका दिखा रखा है एक एरो, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन बस आप जनरली ये समझ लीजिए कि हमें प्राप्त क्या हुआ, आइसोसाइनाइड प्राप्त हुए। आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2 N और C। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइनाइड यानी CN जिसे हम कहते हैं, ये एक क्या है, उभयदंती लिगैंड है। इसके पास दो तरह से ये जो है किसी भी परमाणु या अणु से जुड़ सकता है। एक जब ये कार्बन की तरफ से जुड़ता है तो इसका नाम हम देते हैं साइनाइड, और दूसरा अगर नाइट्रोजन की तरफ से ये जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो कार्बल अमीन रिएक्शंस में जनरली हमें क्या मिलते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं और इन आइसोसाइनाइड्स को ही क्या कहा जाता है, कार्बल अमीन कहा जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बल अमीन रिएक्शंस। तो कार्बल अमीन तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी हमको क्या मिला, जो बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 3 आपके K हैं और 3Cl मिलके बनाएंगे 3KCl। नेक्स्ट यहाँ पे 3H2O भी होंगे क्योंकि 3KOH लिखा है तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, 3H2O भी ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी यहाँ से ये H2 भी हट जाएगा, एक H यहाँ से हो जाएगा तो 2 और एक 3H यहाँ हो जाएंगे और 3 यहाँ पे मौजूद हैं यानी टोटल 6H हो जाएंगे, जिसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, 3H2O। बाकी तो ये बैलेंसिंग है रिएक्शन का, जो कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम चलते हैं। आगे जो है इसमें देखिए आप लोग, नेक्स्ट यही कार्बल अमीन रिएक्शन जो है उसको अभी हमने लिखा था कि ये रिएक्शंस जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के अमीन देते हैं। तो पहले तो आपने पढ़ा था एलिफेटिक को लेके, अब एरोमेटिक को देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया एरोमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे एटलीस्ट बेंजीन की रिंग मौजूद होती है। तो बेंजीन रिंग है और उस पे NH2 लगा हुआ है तो नाम क्या हो जाता है, एनिलीन।
अब एनिलीन कैसे रिएक्शन करता है? एनिलीन को जब हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल या KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह C लगेगा। तो देखिए ये क्या बना आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे NC यानी आइसोसाइनाइड, और बाकी तो आपके जो प्रोडक्ट हैं ही बाई प्रोडक्ट निकलेंगे KCl और H2O। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेनिल कार्बल अमीन। फेनिल कार्बल अमीन। फेनिल कार्बल अमीन इसका जो है हम कह सकते हैं इसका IUPAC नाम है, और वैसे सामान्य नाम इसका क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड। यानी आप दोनों में से कोई भी नाम लिखेंगे तो दोनों ही नाम जो हैं इसके सही हैं। तो ये आपने देख लिया कि कार्बल अमीन रिएक्शंस मोस्टली प्राथमिक जो ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें वो ये हैं कि कार्बल अमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक अमीन ही देते हैं, और प्राथमिक अमीन में चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, यानी चाहे उनमें कार्बन की सिंपल चेन मौजूद हो या फिर आपके बेंजीन की रिंग के साथ जो है मौजूद हो, दोनों ही क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल या KOH के साथ रिएक्शन करके दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है क्लेंसन कंडेंसेशन। देखिए लिखा है क्लेंसन कंडेंसेशन। तो जैसे आपने पहले एल्डोल संघनन पढ़ा था वैसे ही ये है क्लेंसन कंडेंसेशन या क्लेंसन संघनन, लगभग उसी की तरह से है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे अभिकारक हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या लिखा है, ईस्टर्स यानी ऐसे ईस्टर। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड था जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ऐसे ईस्टर्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे प्रबल क्षार की उपस्थिति में स्वसंघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सेम वही रिएक्शन है ये जैसे आपने एल्डोल संघनन में देखा था, लेकिन वहाँ पे हमारे अभिकारक जो थे वो एल्डिहाइड्स थे और यहाँ पे ईस्टर्स हैं। तो ईस्टर्स जब एक प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे स्वसंघनन अभिक्रिया होती है, खुद ही वो आपस में संघनित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है हमको, बीटा कीटो ईस्टर्स प्राप्त होते हैं। सेम वही रिएक्शन है, आप लोग जो है मैच करा के देख लीजिएगा कि रिएक्शन क्या कह रही है। अब देखिए हम ऐसा ईस्टर लेंगे जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। अब देख लीजिए लिया क्या है हमने, CH3COO C2H5, ये आपका जो है ईस्टर लिया गया है। इसको रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन दिखाने के लिए इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। देखिए है CH3COO। ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर्स का जनरल सूत्र होता है RCOOR, यानी यहाँ पे भी कोई एल्किल समूह होगा, यहाँ पे भी कोई एल्किल समूह होगा और बीच में क्या होगा, COO। तो वही हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसका जो नाम लिखा जाएगा, देखिए एथिल, इसको हम जो है एक साथ लिख देंगे, ये वाला जो है इसको हम एक साथ लिखते हैं एथिल। C2H5 कौन सा समूह है, एथिल समूह है, और इसको हम एक साथ काउंट कर लेते हैं तो इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसका नाम है। तो दो मॉलिक्यूल लिए हैं एथिल एसीटेट के, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ इनको अरेंज अलग तरह से किया गया है। देखिए CH3COO C2H5, और यहाँ पे इसी CH3 को ब्रेक कर दिया है आपको ये दिखाने के लिए कि ये आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है पूरा आपका, और ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इधर का अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, और यहाँ कौन सा है, ये वाला। इसी में अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, अल्फा कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वही क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अब रिएक्शंस देखिए, मैंने ये डैश डैश करके दिखा भी रखी है कि रिएक्शन क्या हो रही है। इस अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलके किस रूप में अलग हो जाएगा, देख लीजिए C2H5OH, ये अलग लिख दिया, इसको हम कहेंगे इथेनॉल। बाकी जो कुछ भी है आप जोड़ दीजिए, लेकिन ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, क्षार की उपस्थिति में। तो सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पे एज अ कहेंगे हम उत्प्रेरक के रूप में लिया गया है,
और आगे आप देखिए कि रिएक्शन किस तरह से उत्पाद दे रही है, CH3CO। और अब यहाँ पे इस CH2 को जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये तो आपका अलग हो गया है। तो CH3CO ये जुड़ गया, देन CH2, फिर COOC2H5, ये हमारा पूरा जुड़ गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो CO समूह है, इसको कौन सा समूह है, ये कीटोनिक समूह है। दिस इज द कीटोन ग्रुप। अब नाम इसको हमने यही लिखा ना, जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है, बीटा कीटो ईस्टर मिलता है। ये आपका कीटोनिक समूह है और ये आपका एस्टरिक समूह है, क्योंकि एस्टरिक समूह में 2 O हैं, लेकिन कीटोन में एक ही O होता है। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, देखिए नाम लिखने की जो प्रोसेस होगी, आप इसको एक साइड लिखेंगे एथिल, देन ये हो जाएगा आपका एसिटो, एंड देन ये हो जाएगा आपका एसिटेट। इस तरह से ब्रेक करके हम नाम लिख रहे हैं। देखिए ये एथिल, देन दिस इज एसिटो एसिटेट, एथिल एसिटो एसिटेट, ये जो है नाम है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लेंसन संघनन था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपका जो है आपने जो है जैसे एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ा था। तो एल्डोल संघनन के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद प्राप्त हुए थे, वही हमारे जो हैं क्लेंसन कंडेंसेशन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन को ध्यान से देखिए, सारी ये जितनी भी हैं सब सिंपल रिएक्शंस हैं। जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब जिंक अमलगम का मतलब क्या होता है, जिंक है, लेकिन अमलगम किसके साथ बनाता है, मरकरी के साथ। किसी भी धातु का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ जब होता है उसे नाम दिया जाता है अमलगम। तो जिंक अमलगम और किसकी उपस्थिति में, सांद्र HCl, यहाँ रिएक्शन में लिखा भी है। और हर एक रिएक्शंस में जो भी आपके ये हम कहेंगे कि अभिकारक के अलावा जो ये आपके उत्प्रेरक हैं या रिएक्शंस को जो भी ये प्रमोटर्स जो हैं, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना इनके रिएक्शंस उस डायरेक्शन में नहीं होती है। तो क्लेमेंसन अपचयन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अगर आप लास्ट ईयर का या उससे भी पिछले जितने भी साल के आप पेपर उठा के देखेंगे तो जो भी रिएक्शंस मैं इनमें डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये रिएक्शंस वहाँ पे पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं बार बार। तो क्लेमेंसन अपचयन क्या है, जब एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है उनको जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ अभिकृत किया जाता है तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाती हैं। संगत हाइड्रोकार्बन का मतलब जितने उसमें कार्बन हैं उतने ही कार्बन के एल्केन्स में वो अपचयित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटल्डिहाइड, देखिए CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नाम इसका है इथेनल। अब इसका ट्रीटमेंट जब किया जाता है जिंक अमलगम और HCl के साथ तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है, इसीलिए लिखा है रिडक्शन। यहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है कि ये ऑक्सीजन तो हटना ही है इसने, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। और यहाँ से क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है कि 4 हाइड्रोजन हमारे पास जो हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाते हैं और बाकी 2 यहाँ ऐड हो जाते हैं। तो 1 हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, 2 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3। हमने अभी क्या कहा कि जितने हमारे पास अभिकारक में कार्बन होते हैं उतने कार्बन को लेके ही हमारा उत्पाद बनता है, लेकिन वो हमारे जो हैं क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स बनेंगे, हमारे पास एल्केन बनेंगे। तो एल्डिहाइड का अपचयन किस में हो गया, ईथेन में हो गया। ठीक है,
सेकंड ये था कीटोन्स के लिए भी सेम रूल फॉलो होता है। यहाँ पे हमने कीटोन लिया है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन या प्रोपेनोन, आप इसको कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब हम जिंक अमलगम के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन, जिंक अमलगम क्या कर रहा है, अपचयन करवा रहा है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन हैं इनमें से 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O के रूप में अलग हो जाएंगे और बाकी 2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, CH3 CH2 एंड CH3। ये आपका है क्लेमेंसन अपचयन, जहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया करके एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है कपलिंग अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया का मतलब जुड़ जाना, जो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा बना लेना, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वेरी सिंपल रिएक्शन है ये। देखिए क्या लिखा है, डाईएजोनियम लवणों को, डाईएजोनियम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखिए डाईएजोनियम किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में जब N2 मौजूद होता है, ये N2 मौजूद होता है किसी भी, मैंने कहा किसी भी अणु में जब ये N2 मौजूद होता है, इसी को हम कहते हैं डाईएजो। तो डाईएजोनियम लवणों को एरोमेटिक यौगिकों, जब डाईएजोनियम लवणों को एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है, जैसे फिनॉल या एमीन्स आदि से क्रिया के फलस्वरूप तीव्र रंग युक्त एजो यौगिकों का निर्माण होता है। देखिए कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो N2, जहाँ भी N2 ये मौजूद है, जब ये एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें डाइज प्राप्त होती हैं। डाई लिखा है ना, तीव्र रंग युक्त एजो यौगिक, यानी हमें क्या मिलता है, डाइज मिलती हैं जिनसे हम कलर लेते हैं, ठीक है। कलरिंग एजेंट जो होते हैं दे आर द डाइज। अब रिएक्शन क्या है यहाँ पे देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन की रिंग है लाइक दिस, ऐसे मैंने फ्लैट में दिखा रखी है। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, N2Cl। N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ये आपको मालूम है, इसलिए इसको ब्रेक करके दिखा रखा है। इसको कैसे दिखा रखा है, बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे एक N, देन ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, 2 नाइट्रोजन मौजूद है ना, दैट्स फॉर डाईएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। देन अब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिए फिनॉल कैसे लिखा जाता है, बेंजीन की रिंग होती है और बेंजीन की रिंग पे OH लिखा होता है। इसी को हमने फ्लैट पोजीशन में दिखा रखा है, यानी इसको घुमा दिया गया है यूं करके रिएक्शन दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है जिसको दिखाया नहीं जाता है। भाई बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, ठीक है। लेकिन रिंग में ये दिखा नहीं रखा है, बस इसको यहाँ पे H मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सकें कि रिएक्शन क्या हो रही है, ठीक है। ये एल्कलाइन मीडियम में, ये रिएक्शन जब है एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में होती है, कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन पे ये रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ से ये डैश डैश करके जो मैंने दिखा रखा है, H और Cl अलग हो जाएंगे, लिख भी रखा है, ये HCl अलग हो गया, बाकी जो बचा है उसको आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए नाइट्रोजन, बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन अब एक बॉन्ड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ये अब कहाँ जुड़ने जा रहा है, बेंजीन की रिंग से जुड़ने जा रहा है, तो इसका एक बॉन्ड इधर जो है कम हो गया। तो हमने कैसे लिख दिया, हूबहू बेंजीन की रिंग है ये, देन नाइट्रोजन, अब एक बॉन्ड आप हटा लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं और फिर यहाँ पे इस वाली रिंग पे क्या है, फिनॉल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, पी का मतलब होता है पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। बेंजीन की जो ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर मैंने बेंजीन इस तरह से लिखा है तो ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा और ये वाली होती है पैरा पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन,
ठीक है। यही रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ होती है, अभी मैंने बताया था एनिलीन कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग है और इस पे NH2 जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन होती है तो कुछ नहीं है, बस HCl हटा दीजिए, हमने हटा दिया, ठीक है, और बाकी सब जोड़ दीजिए। जोड़ने पे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हटा दीजिए, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अब नेक्स्ट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। तो बेंजीन की रिंग, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन फिर बेंजीन की रिंग और इधर NH2। तो जैसे पहले वाले का नाम पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी अमीनो एजोबेंजीन, पी अमीनो एजोबेंजीन। ये इसके लिए बोला है ना, ये अमीन ग्रुप जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, तो पी अमीन एजोबेंजीन। यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह है तो पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। ये आपकी है युग्मन अभिक्रिया। आप स्टूडेंट्स ये सारी रिएक्शन देख सकते हैं कि बार बार एक बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इनको प्रैक्टिस करिए आप। मैं जो बता रही हूँ वही आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, अब ये रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखिए, एरिल अमीन से डाईएजोनियम लवणों का निर्माण डाईएजोटीकरण प्रक्रम कहलाता है। एरिल अमीन, एरिल, जहाँ पे भी एरिल या एरोमेटिक वर्ड यूज होता है तो समझ लीजिए कि बेंजीन की रिंग मौजूद है। तो एरिल और अमीन यानी बेंजीन की रिंग है और उस पे अमीन समूह जुड़ा हुआ है। अमोनिया से अमीन निकला है, अमोनिया को हम क्या कहते हैं, NH3 सूत्र होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा NH2, जिसे क्या कहा जाता है, अमीन कहा जाता है। तो लिखा है एरिल अमीन से डाइजोनियम लवणों का निर्माण डाईएजोटीकरण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। यानी एनिलीन से N2Cl कैसे बनाना है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डाईएजोटीकरण प्रक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, इसके लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट जो चाहिए, हमें चाहिए सोडियम नाइट्राइट, लिखा भी है नाम, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। सबसे पहले NaNO2 की अभिक्रिया किसके साथ की जाती है, HCl के साथ की जाती है। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl अलग हो गया, NaCl। अब जो बचा वो क्या था, बचा हमारा HNO2। इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। अब ये नाइट्रस अम्ल HCl के साथ रिएक्शन करके और एनिलीन के साथ क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है। यहाँ हमने एनिलीन लिया, रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ आप अलग कर दीजिए, सिर्फ हमें दो चीज़ें जोड़नी है। देखिए, एक N यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा N यहाँ से आएगा, ये जो है N, और इस पे Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया N2Cl, ये यहाँ जुड़ चुका है। बाकी क्या बचा है, बाकी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है, जो 2H2O के रूप में अलग हो जाएगा। तो मुख्य चीज़ें क्या थी हमारी, कि एनिलीन से N2Cl का बनना क्या कहलाता है, डाईएजोटीकरण कहलाता है। ओके, देन अब नेक्स्ट देखिए, ये है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और किसको बनाने की रिएक्शन है, फिनॉल को बनाने की। देखिए क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन को, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, के जलीय विलयन, जलीय विलयन जहाँ पे भी AQ लिखा होता है इसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन उतने सिंपल वे में नहीं होती है। आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पे किस की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ से ये जो Cl है ये तो हम हटा देंगे एक Na के साथ मिलके NaCl के रूप में, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, ONA, ONA यहाँ पे
मिल गया है। यानी सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से क्या मिलेगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पे ONA जुड़ा है, नाम दिया गया है सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन डायरेक्ट कभी भी नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन किस में बदलता है, सोडियम फिनॉक्साइड में। तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड तो बन गया, निकला क्या, एक Na यहाँ जुड़ा है तो दूसरा NaCl के साथ और एक वाटर मॉलिक्यूल। कन्फर्म। यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर भी दिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो पहले क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा है सोडियम फिनॉक्साइड में। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम दोबारा किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, अब इंटर कन्वर्जन होगा, NaCl को लेके अलग हो जाएगा NaCl के रूप में और यहाँ पे ये H जुड़ जाएगा, ये मिलेगा फिनॉल। तो डाउस प्रक्रम जो है वो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाने की अभिक्रिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ से सीधे Cl को हटा दो और OH जोड़ दो, नहीं। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले Cl किस में बदलता है, यानी क्लोरोबेंजीन किस में बदलता है, सोडियम फिनॉक्साइड में, और सोडियम फिनॉक्साइड का फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा के तब हमको मिलता है फिनॉल। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन और देखिए आप, ये है ईटार्ड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ईटार्ड अभिक्रिया। इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसको खुद से आप जब करेंगे, रिएक्शंस तभी आएंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसमें क्या है, टॉल्विन। टॉल्विन किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बदल के हो जाता है टॉल्विन। अब इस टॉल्विन का ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण करवाने का मतलब होता है हाइड्रोजन या तो हटा दीजिए या ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये ही इंपॉर्टेंट है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CrO2Cl2, जो कि यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, इन दोनों की उपस्थिति में जब ये ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसका, टॉल्विन का, तो एक भूरे रंग का यौगिक प्राप्त होता है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जहाँ लिखा है ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ये प्राप्त होता है। इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, यानी जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो टॉल्विन से क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड हमें मिला। इस रिएक्शन को कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे हो रही है, देखिए टॉल्विन है, टॉल्विन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2। तो सीधे एक पहले उत्पाद बनेगा, संयुक्त उत्पाद बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे हो रही है, बेंजीन रिंग तो वहीं है, CH, यहाँ से दो हाइड्रोजन जो हैं वो देखिए कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, CH तो यहीं है, इस पे हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ से, यहाँ देखिए आप, यहाँ से OCr Cl2 सेम वही है, और OH यानी जो H यहाँ पे मौजूद था वो इस O के साथ, दो O है ना, यहाँ पे एक O पहले लगा दिया और ये OH एक साथ जो है जोड़ दिया। वैसे ही यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स यौगिक बन गया। इसका फर्दर ट्रीटमेंट जब H2O से आप कराएंगे तो H2O में से O यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और ये बनेगा CHO। बाकी सब कुछ, ये क्रोमिल क्लोराइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको एक तो ये यौगिक याद रखना है जिसमें मैंने सब कुछ जोड़ रखा है। देखिए यहाँ पे Cr मौजूद है, Cr भी लिखा है, दो O मौजूद हैं, एक O आगे लिखा है, एक यहाँ पीछे लिखा है, Cl2 मौजूद है, Cl2 भी लिखा है, और H जो यहाँ पे था उसको यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है। तो ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो है एक संयुक्त उत्पाद है जो जल के साथ रिएक्शन करके अपघटित होकर क्या देगा, बेंजल्डिहाइड देगा। तो ईटार्ड रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, टॉल्विन से हमको क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड लेना है। ये आपकी है ईटार्ड रिएक्शन। आप इसमें जब देखेंगे रिएक्शन जो है, आप जब देखेंगे
तो आप इसको देखिए कि कितनी चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में मौजूद हैं। अगर 2 मैंने यहाँ पे, इसका काम यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन को प्रमोट करने का है, बाकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा रही है, वही लिखा भी है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्रोमिल क्लोराइड ने इसका ऑक्सीकरण करवाया और बाद में खुद जो है ये खुद रीजेनरेट होके दोबारा वापस आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी स्टूडेंट्स जो मैंने आज के वीडियो में डिस्कस की। इनको आप बार बार करने का प्रैक्टिस जरूर करिए।